जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। Jai Shardema students, how are you all? Fine, that's very good. Okay, as we have already started our fourth chapter, that is equatorial forest. Hope you have seen the previous videos. In our previous videos, we have already completed the four topics, that is location of these forests, climate of these forests, plant life that is found in these forests, and the wildlife. Now in this video, we will talk about the human life. As we know, these forests are very dark and dense. ये forest बहुत ज़्यादा dark होते हैं और बहुत ज़्यादा dense होते हैं. Dark because the plants which are found here, they are been in 4 layers, and the topmost layer, that is emergent and canopy layer, they stop the sunlight to reach inside, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट हैं वो अंदर से बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, वहाँ पे सनलाइट ऑलमोस्ट पहुँच ही नहीं पाती है. सो बिकॉज ऑफ दीज डार्कनेस एंड दे आर वेरी डेंस, वो बहुत ज़्यादा घने हैं. द पीपल डोंट यूज टू लिव देयर, वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं. ओनली ए फ्यू ट्राइब्स वी आर एबल टू गेट देयर, वहाँ पर बहुत कम ट्राइब्स होती हैं. अदरवाइज दीज एरियाज आर वेरी थिनली और वेरी स्पार्स पॉपुलेटेड. दैट मीन्स बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेटेड हैं, बहुत कम लोग वहाँ पर रहते हैं. ओनली अ फ्यू ट्राइब्स such as Bantus, Javas, Kubus, these are few tribes which used to live there. The equatorial region is one of the most thinly populated parts of the world. Yes, जो equatorial region का जो area है, all forest, they are thinly populated. बहुत कम populated होते हैं. पूरे वर्ल्ड में जो thinly populated, सबसे कम population वाली जगहों में से एक है, बिकॉज कि यहाँ का जो एरिया होता है वो बहुत ही डार्क और डेंस है, एंड वेट ऑल्सो बिकॉज इट गेट्स द रेन थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल यहाँ बारिश होती है, तो यहाँ पर वेटनेस भी उतनी ही ज़्यादा होती है. सो बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है. सम एरियाज such as the Amazon basin, Zaire basin, and many large islands of Indonesia and Philippines have extremely sparse population due to dark, dense and damp forest. That तो I have already told you कि यहाँ के जो forest है वो बहुत dark हैं, बहुत ज़्यादा dense है और damp है. That means wetty है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन होती है. थोड़ी बहुत जो पॉपुलेशन होती है दैट इज़ फाउंड इन अमेजोन बेसिन, जायर बेसिन, इंडोनेशिया और फिलीपींस के जो आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स, वहाँ पर थोड़ी बहुत ये ट्राइब्स या पॉपुलेशंस पाई जाती हैं. सी Bantus tribes which are found in the Zaire basin. See, you have given the pic of Bantus tribe. These are the people of Bantu tribe. Tribes के जो लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं. Tribes actually it's a group of people who live together. Tribe का मतलब होता है एक कुछ लोगों का एक समूह जो एक साथ रहता है. Whenever they move from one place to another, जब भी वो किसी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, they move together. वो सब एक साथ रहते हैं और एक ही साथ मूव करते हैं. सो यहाँ पर ज़्यादातर 3 मेन ट्राइब्स होती हैं जो पाई जाती हैं, विच आर Bantus, which are found in Zaire basin. Next is Javas and Kubus. These are found in the Indonesian islands of Sumatra.
सुमात्रा के जो इंडोनेशियन आइलैंड्स है वहाँ पर ज़्यादातर जावाज और कुबूज ये दो ट्राइब्स होते हैं. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन लाइफ, यहाँ पर बहुत कम ह्यूमन्स होते हैं. मेनली यहाँ 3 ही ट्राइब्स होती हैं विच आर फाउंड इन जायर बेसिन एंड Amazon Basin and islands of Indonesia and Philippines. इन एरियाज में कुछ ट्राइब्स होती हैं such as Bantus, Javas and Kubus. Right. So this is the human life. यहाँ पर humans बहुत कम होते हैं, 2 या 3 ट्राइब्स ही होती हैं. Bantus, Javas and Kubus. You have to learn these names. These are the tribes Bantus, Javas and Kubus. These are the mainly 3 tribes which are found mainly in the 4 areas, that is Amazon Basin, Zaire Basin and the islands of Indonesia and Philippines. Now next we talk about the agriculture as the human beings used to live there, because कि यहाँ पर human beings रहते हैं, so obviously they need to do something, they need to for their survival they have to do something. So mainly यहाँ पर जो होता है वो agriculture का काम होता है. But यहाँ पर agriculture 2 types के होते हैं, different 2 types के agriculture होते हैं. First is shifting agriculture and second is plantation agriculture. जो ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का जितना भी रीजन है विच इज़ फाउंड इन साउथ अमेरिका, एशिया और अफ्रीका, जहाँ पर भी है वहाँ पर मेनली ये 2 तरीके के एग्रीकल्चर होते हैं. फर्स्ट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, shifting cultivation and second is plantation agriculture. Now let's discuss what is shifting cultivation. Some people in these regions practice shifting cultivation. As the name suggests, shifting, shift करना. तो मतलब ये cultivation वो ऐसा होता है जिसमें थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो कल्टीवेशन का प्लेस है वो शिफ्ट हो जाता है. पहले एक जगह पर कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर किया जाता है, फिर कुछ समय के बाद दूसरी जगह पर किया जाता है. In the shifting cultivation, what these people do, they clear a piece of land. वो एक लैंड के एक पीस को, छोटे से हिस्से को साफ करते हैं, बिकॉज द नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड ओवर देयर. तो वो उसे पूरी तरह से क्लीन करते हैं बाय बर्निंग दैम. आफ्टर दैट दे ग्रो द क्रॉप्स ओवर देयर. वो वहां पर अपनी मर्जी की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. आफ्टर 2-3 years, when the fertility of that land goes down, जब उस लैंड की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, then they move to another place and do the same thing. Again, they clear the another piece of land and started farming over there. This is how they practice the shifting cultivation, and this is called the shifting cultivation. When the people used to clear one place, they used to grow the crops over there for 2-3 years, and after that, when the fertility of this place will reduce, they shift to another place. This is called shifting cultivation. Now let's read what is given over here. Crops like maize, rice, cassava are grown after clearing a patch of forest for 2 to 3 years. See, यहाँ पर कौन सी क्रॉप ज़्यादा ग्रो की जाती है? मेज, राइस एंड कसेवा. ये जो क्रॉप्स होती है वो ज़्यादातर यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ग्रो की जाती हैं. See, these crops are grown after clearing a patch of forest. फॉरेस्ट के एक पैच, एक पीस को क्लियर करके वहां पर इन्हें ग्रो किया जाता है फॉर 2 to 3 years, 2 से 3 सालों तक. आफ्टर सम टाइम व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड डिमिनिशेस, जब फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, द पीपल मूव टू अ न्यू एरिया. तो वो लोग किसी दूसरे एरिया पर चले जाते हैं और वहां पर अपना एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं. दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन. Now next we discuss the plantation agriculture. Now what is plantation agriculture?
Plantation agriculture is actually the agriculture for commercial purpose. Commercial purpose, that means for the selling purpose. ऐसी क्रॉप्स, ऐसा एग्रीकल्चर जिसका पर्पज ही होता है सिर्फ उसे सेल करना, दैट इज नॉन एज द प्लांटेशन एग्रीकल्चर. यहाँ पर जो फार्मर्स, जो लैंड ओनर्स क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, वो सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं करते, बल्कि उसे सेल करने के लिए, उसे कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो करते हैं. दैट इज कॉल्ड द प्लांटेशन एग्रीकल्चर. लेट्स रीड. Plantation agriculture is widely practiced in India, Indonesia, Malaysia, West Africa and Central America. अब ये कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है? इंडिया में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, वेस्ट अफ्रीका में और सेंट्रल अमेरिका में. These are the main places where this type of production, that is plantation agriculture, is being done. Plantation agriculture specializes in the production of particular crops. Plantation agriculture में एक particular crop का production किया जाता है and this production is being done on a very large scale. ऐसा नहीं कि छोटे छोटे piece of lands पर वो production किया जाता है, because the main reason, main purpose behind the production is selling only. कमर्शियल पर्पस, उसे सिर्फ बेचने के लिए ग्रो किया जा रहा है, तो छोटे लेवल पर, स्मॉल लेवल पर तो नहीं किया जाएगा. ऑब्वियसली इट विल बी डन ऑन अ वेरी लार्ज लेवल. सो बहुत लार्ज लेवल पर, लार्ज स्केल पर उसे ग्रो किया जाता है. थ्रू दिस मेथड क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर कमर्शियल पर्पस. उन्हें सेल करने के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए उन्हें बहुत लार्ज, बड़े पैमाने पर ग्रो किया जाता है. द क्रॉप्स ग्रोन इन दीज प्लांटेशंस इंक्लूड टी, कॉफी, रबर एंड कोकोआ. सो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के मेन क्रॉप्स कौन से हैं? टी, कॉफी, रबर एंड कोकोआ. So mainly you need to understand the difference between shifting cultivation and plantation agriculture. Both of these are different. See, shifting cultivation, that means the tribal people used to grow crops on a piece of land. When the fertility reduce of that place, they shift to another place. This is called shifting cultivation. But plantation agriculture, it is being done for commercial purpose, for the purpose of profit, earning profit, for the purpose of selling the crops, and it is being done on a very large scale. Shifting cultivation, it is done on a small scale, वो small scale पर की जाती है, और plantation agriculture large scale पर की जाती है. Shifting cultivation is being done for self consumption, खुद के कंजप्शन के लिए की जाती है, एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज बीइंग डन फॉर कमर्शियल पर्पस, फॉर सेलिंग पर्पस. उन्हें सेल करने के लिए ग्रो किया जाता है. मेन क्रॉप्स फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज मेज, राइस एंड कसेवा. शिफ्टिंग कल्टीवेशन के जो मेन क्रॉप्स हैं वो हैं मेज, राइस एंड कसेवा. बट प्लांटेशन एग्रीकल्चर की जो मेन क्रॉप्स हैं वो हैं tea, coffee, rubber and cocoa. Clear? Now we have completed, after this video we have completed our 4th chapter, that is equatorial forest. Now you have to complete the exercises by yourself. Okay? So with our next video we will start our next chapter. Okay? Bye.